यूपी टीजीटी पीजीटी 2020 ऑनलाइन फॉर्म भरने से पहले 10 पॉइंट की लिस्ट अवश्य बना लें। 10 पॉइंट में देखिए, सबसे पहले 3 पॉइंट तो आपको यहाँ पर दिख रहे हैं। परमानेंट मोबाइल नंबर, परमानेंट ईमेल आईडी, रंगीन कपड़ों में सफ़ेद बैकग्राउंड में खींचा हुआ रंगीन फोटो 3 माह से पुराना न हो। तो अगर आप ऑनलाइन फॉर्म भरने की सोच रहे हैं तो 10 पॉइंट हैं, ये 10 पॉइंट की लिस्ट अवश्य बना के जाएं, तो आपको कोई भी ऑनलाइन फॉर्म भरने में दिक्कत नहीं आएगी और आपका फॉर्म बिल्कुल सही एक्यूरेट भरा जाएगा। मैं एसपी सैनी, आपका हमारे इस चैनल पे स्वागत है। तो चलिए करते हैं वीडियो को शुरू। तो लीजिए, देखिए 4 पॉइंट आपके सामने दिखाई दे रहे हैं। तो देखिए, सबसे पहला जो पॉइंट है वो है परमानेंट मोबाइल नंबर। जी हाँ, आपका जो मोबाइल नंबर वो परमानेंट होना चाहिए और ये सोच लीजिए ये आपको चेंज नहीं करना, यानी इसको रिचार्ज कराते रहना। क्यों रिचार्ज कराते रहना? क्योंकि जितनी भी आय की इंफॉर्मेशन होगी, एग्जाम की, रिजल्ट की, या कोई भी डॉक्यूमेंट आपका कम या ज़्यादा है तो इसकी पूरी इंफॉर्मेशन आपको मोबाइल पे ही मिलेगी। परमानेंट ईमेल आईडी, ईमेल आईडी भी आपकी परमानेंट होनी चाहिए, क्योंकि अगर फ़ोन आपका नहीं लगता या फ़ोन से बात नहीं होती तो वो इन्फॉर्मेशन आपकी ईमेल आईडी पे भी पहुंच जाएगी। नंबर 3, अगर आप ऑनलाइन फॉर्म भरने की सोच रहे हैं तो एक अपना फ़ोटो अभी खिंचवा लीजिए। फ़ोटो रंगीन कपड़े पहन के खिंचवाइए और उस जो भी आपका फ़ोटो खींच रहा है उससे बोल दीजिए कि जो बैकग्राउंड है वो वाइट रखनी है। ठीक है, ये फ़ोटो 3 माह से पुराना नहीं होना चाहिए। इस फोटो को आपको क्या करना है, एक सादे कागज़ पे चिपका देना है। सादे कागज़ पे चिपका के और बराबर में अपने साइन कर लेने हैं। ये अपने पास रख के तब आप ऑनलाइन फॉर्म भरने के लिए जाएँ या ऑनलाइन फॉर्म भरवाएँ। नंबर 4, हाई स्कूल, इंटरमीडिएट तथा सभी अनिवार्य योग्यता डिग्रियों की शैक्षणिक बोर्ड, यानी कि जितनी भी आपकी मार्कशीट है, एक तो ये पता होना चाहिए कि वो आपने किस बोर्ड से किया है। जैसे इंटर आपने यूपी बोर्ड से किया है, हाई स्कूल यूपी बोर्ड से किया है, और ग्रेजुएशन आपने एमजेपी रोहिलखंड यूनिवर्सिटी से किया है, तो ये पता, ये लिख लें, लिख के जाए। और किस वर्ष किया है ये पता होना चाहिए, उसका अनुक्रमांक, ये सब नोट करके जाएँ। हर क्लास, हाई स्कूल का भी क्या क्या नोट करके जाना, एक तो बोर्ड, उत्तीर्ण वर्ष, रोल नंबर, कितने नंबर आए हैं आपके, कितने में से आए हैं। ठीक है, तो ये आपको हाई स्कूल के भी नोट करने, इंटर के भी नोट करने, और अगर आपने ग्रेजुएशन किया था उसका भी नोट करने हैं, और एमएससी वगैरह जो भी किया वो सबके ये नोट करके जाएं। इतनी बातें। अगर ग्रेड, यदि ग्रेड सिस्टम है तो प्राप्त प्रतिशत भी लिख के जाना। ठीक है, इतना काम आपको करना है। नेक्स्ट है, देखिए नंबर 5, उत्तर प्रदेश राज्य के निवासी होने की दशा में उत्तर प्रदेश राज्य के निवासी डोमिसाइल प्रमाण पत्र का प्रमाण पत्र। अगर आप उत्तर प्रदेश में रहते हैं तो आपका ये डोमिसाइल होना चाहिए। क्या डोमिसाइल? उसमें डोमिसाइल में क्या है, प्रमाण पत्र का क्रमांक, जारी करने की तिथि, एक तो क्रमांक उसका और कब जारी हुआ है और जारी किस अधिकारी ने किया है, ये 3 बातें आप नोट कर लें। ठीक है, यह पता होनी चाहिए आपको कहाँ पर है, ये पहले ही देख लें अच्छे से। तो यहाँ पे एक बात बता दें कि कुछ कहते हैं कि सर हमारा जो डोमिसाइल है बहुत पुराना है, क्या चल जाएगा? तो आपको बता दें, जो कंप्यूटराइज अगर आपका बना हुआ है डोमिसाइल, यानी कि जो जिसकी डिटेल कंप्यूटर पे है, तो आपका वो चल जाएगा। अन्य पिछड़ा वर्ग, नॉन क्रिमिनल लेयर, अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थी होने की दशा में संबंधित जाति प्रमाण पत्र का क्रमांक। अगर देखिए आप अन्य पिछड़े वर्ग में है या अनुसूचित जाति में है या अनुसूचित जनजाति में है, तो उस प्रमाण पत्र का क्रमांक आप नोट कर लें, किस तारीख को बनवाया ये नोट कर लें, जारी करने वाले जो अधिकारी उसका नाम भी नोट कर लें या पता कर लें आपके पास क्या है। देखिए, ये तैयारी करके जाएंगे तो आपको ऑनलाइन फॉर्म भरने में कोई दिक्कत नहीं आएगी, फटाफट आपको ऑनलाइन फॉर्म भर जाएगा। ठीक है, इतनी आप तैयारी पहले से करके जाएं, यानी 10 पॉइंटों को आप तैयार करके जाएं। नंबर 7 पॉइंट क्या है, देखिए, और देखिए जाति प्रमाण पत्र भी कंप्यूटराइज होना चाहिए, यानी कि इसकी जो डिटेल है वो कंप्यूटर पर होनी चाहिए। अगर ऑनलाइन में आप सर्च करें तो वो डिटेल मिल जानी चाहिए। ठीक है, पहले जो हाथ से लिखे हुए आते थे वो वाला नहीं होना चाहिए। आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग EWS के अभ्यर्थी होने की दशा में EWS का प्रमाण पत्र क्रमांक। अगर आप देखिए आर्थिक रूप से कमजोर हैं, यानी कि जनरल के हैं और कमजोर हैं, गरीब हैं, तो अगर आपके पास EWS का सर्टिफिकेट है, आपने बनवा रखा है, तो उस प्रमाण पत्र का क्रमांक नोट करना है, जारी करने की तिथि यानी किस तारीख में जारी हुआ और किसने आपको वो प्रमाण पत्र दिया उसका नाम भी यहाँ पे होना चाहिए। अब देखिए नंबर 8 है, अगर आप विकलांग हैं तो विकलांग होने की दशा में तो ये चीज़ें आपके पास होनी चाहिए। भूतपूर्व सैनिक हैं या स्वतंत्रता संग्राम सेनानी आश्रित श्रेणी के अभ्यर्थी होने की दशा में सक्षम अधिकारी द्वारा जारी उक्त संबंधी प्रमाण पत्र का क्रमांक, यानी कि अगर आप इनमें से कोई हैं तो जो भी प्रमाण पत्र है उसका क्रमांक, जारी करने की तिथि यानी किस तारीख को जारी हुआ और उसे किसने जारी किया, ये आपको पता होना चाहिए, यानी एक कागज़ पर नोट करके जाएं। नंबर 9, अगर आप खेल का लाभ लेना चाहते हैं
तो आपने जो खेल यानी राष्ट्रीय स्तर का खेल होना चाहिए, तो उस प्रमाण पत्र का क्या होना चाहिए, क्रमांक आपको पता होनी चाहिए, दिनांक किस तारीख को बना है और किस अधिकारी ने उसको आपको दिया है, ये आपको पता होना चाहिए। नंबर 10, देखिए ये उनके लिए जो तदर्थ शिक्षक है, तो यहाँ तदर्थ शिक्षक से मतलब है कि ऐसे शिक्षक जो सरकार यानी कि ट्रेजरी से वेतन लेते हैं, तो ऐसे शिक्षक नहीं आते तदर्थ में, जो प्राइवेट होते हैं, यानी ऐसे शिक्षक जो कहते हैं ट्रेजरी से, जो सरकारी खजाना होता है उससे अगर सैलरी उनको मिल रही है तभी आप तदर्थ शिक्षक में आते हैं। तो उनके लिए ये पॉइंट है, क्या उत्तर प्रदेश सहायता प्राप्त अशासकीय माध्यमिक विद्यालयों में तदर्थ शिक्षक के रूप में नियुक्त होने की दिशा में तदर्थ शिक्षक रूप से नियुक्ति तिथि, तो क्या क्या चीज़ आपको उसमें नोट करनी है। एक तो नियुक्ति तिथि कब हुई आपकी, किस जनपद में है और उसके स्कूल का नाम क्या है। वेतन भुगतान हेतु माननीय उच्च न्यायालय की योजित याचिका का विवरण, यानी कि जिस न्यायालय की याचिका के हिसाब से आपको वेतन मिल रहा उसकी याचिका संख्या, क्या याचिका संख्या, किस वर्ष वो याचिका डाली गई, याचिका में वेतन भुगतान आदेश का दिनांक, यानी कि जो वेतन आपको मिल रहा वो कब से मिल रहा है, जिला विद्यालय निरीक्षक द्वारा अनुमोदन का विवरण, और उसमें जब आप अनुमोदन हुआ आपका जिला विद्यालय निरीक्षक द्वारा उसका पत्रांक, ठीक है, और दिनांक, और वेतन भुगतान की तिथि यानी कब से आपको वेतन मिला। इतनी चीज़ें आप पहले ही नोट करके जाएं तो आपको ऑनलाइन फॉर्म भरने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। अब देखिए ये जो लास्ट पॉइंट है ये जरा सभी ध्यान दें, मोस्ट इंपोर्टेंट है। अंतिम रूप से आवेदन सबमिट किए जाने के उपरांत आवेदन में प्रविष्टियां किसी भी सूचना में अभ्यर्थी अथवा चयन बोर्ड की किसी भी स्तर से कोई संशोधन नहीं किया जाएगा और न ही इस संबंध में कोई प्रत्यावेदन स्वीकार किया जाएगा। अतः अभ्यर्थी उनके द्वारा भरी गई सूचनाओं को पूर्णतः संतुष्ट होने के बाद ही अंतिम रूप से आवेदन सबमिट करें। कहने का मतलब ये है कि जब आप पूरी तरह से संतुष्ट हो जाएं कि हाँ मैंने सारी चीज़ें इन्फॉर्मेशन बिल्कुल सही दी हैं, दिमाग में बैठा लें कि मैंने जितनी भी इन्फॉर्मेशन भरी है वो बिल्कुल करेक्ट है, तभी आप फाइनल सबमिट करें। अगर आपने फाइनल सबमिट कर दिया और उसमें कोई मिस्टेक रह गई तो आपको बहुत बड़ी परेशानी हो सकती है। इसलिए अंतिम सबमिट करने से पहले ये अवश्य सोच ले और जो पॉइंट हमने बताए इनको अच्छे से एक लिस्ट बना ले, उसमें नोट कर लें सारी चीज़ें, तब आप जाएँ। क्योंकि कैफ़े में जब हम जाते हैं ऑनलाइन फॉर्म भरने तो वहाँ बड़ी भीड़ भाड़ होती है और हड़बड़ाहट होती है, तो इसमें क्या होता है कभी कभी गड़बड़ हो जाता है। तो इसलिए इसे पहले से पूरा माइंड मेकअप करके जाएं, ये 10 पॉइंट बना के जाएं। आप कैफे में जाएंगे तो आपको कोई दिक्कत ऑनलाइन फॉर्म भरने में नहीं आएगी। और अगर आप खुद ऑनलाइन फॉर्म भरना चाहते हैं तो मैं डेमो वीडियो भी आपको दूंगा, आप उसकी सहायता से खुद भी घर पे ही ऑनलाइन फॉर्म भर सकते हैं। ऑनलाइन फॉर्म देखिए 3 चरणों में भरा जाएगा। सबसे पहला जो होगा वो पंजीकरण होगा, दूसरे चरण में फीस जमा होगी और जो तीसरे चरण में आपका फोटो और हस्ताक्षर अपलोड होगा। ये 3 चरण पूरे होने के बाद ही आपका फॉर्म जो है माना जाएगा। यहाँ हम आपको एक और इन्फॉर्मेशन देना चाहेंगे, अगर आप टीजीटी पीजीटी की मैथ से तैयारी करना चाह रहे हैं तो आप हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। हमारे चैनल पर बहुत सारी वीडियो टीजीटी पीजीटी की पड़ी हुई हैं, अब आप उनसे तैयारी शुरू कर दीजिए और एडवांस तैयारी शीघ्र ही हम शुरू करने वाले हैं। आप निश्चिंत रहें, हम टीजीटी पीजीटी में आपका सिलेक्शन दिला के रहेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। अगली वीडियो तक के लिए हमारे चैनल पर बने रहें, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।